सो भाई अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। सो इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है वो इन डिटेल हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इंडिया जो है वो क्या है, जिसने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती है, सबके पास अलग अलग पावर होती है और एक को किसी दूसरे को अथॉरिटी है, किसी दूसरे का तीसरे के पास अथॉरिटी है। मतलब एक सिस्टम है पूरा जिसको किसी एक को आंसरेबल है, कोई दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन तरह का भी इंडिया ने किया कि जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिजर्वेशन किया वुमेन्स के लिए, रिजर्वेशन किया वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, रिजर्वेशन किया माइनॉरिटीज के लिए। तो इस तरह से सबके लिए रिजर्वेशन करके इंडिया ने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया बहुत सारा। इसके बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो चैलेंजेस है दैट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, जो एक बहुत बड़ा टेररिज्म टेरर, ठीक है। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कम्युनलिज्म, मतलब जातिवाद धर्मवाद जो बहुत ज्यादा है, एंड टेररिज्म जिसका कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकवाद। तो इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे अलग अलग दंगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जान का भी नुकसान होता है लोगों का, साथ में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, न सिर्फ गवर्नमेंट की बात, बहुत सारे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज होती है, किसी के मतलब फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं। टेररिज्म की वजह से भी सेम वही होता है। क्या होता है कि टेररिज्म में कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं कुछ बम रेल में बम ब्लास्ट हो गए, गोलीबारी होती है, जैसे मुंबई अटैक हुआ था 2009 में। इस तरह के टेररिज्म अटैक्स की वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। लोग क्या है डेमोक्रेटिक रोल में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। यानी कहीं कोई इलेक्शन हो रहा है तो लोगों को दिल में डर रहता है कि नहीं आज यार इतनी मतलब इधर उधर ऐसी घटनाएं हो रही है, इतने टेररिज्म के अटैक हो रहे हैं, तो फिर हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, ऐसे पब्लिक प्लेस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। सो इससे क्या होता है पीपल पार्टिसिपेशन वीक होता है, और पीपल पार्टिसिपेशन के बिना डेमोक्रेसी भी वीक हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पूरा ओवरऑल पार्ट क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन ये कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को वीक कर देते हैं। लोगों के अंदर क्या होता है एक फियर आ जाता है, पहला एक फियर आ जाता है, दूसरा क्या है वो लोग कॉन्फिडेंस नहीं रखते डेमोक्रेसी के ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस हट जाता है कि नहीं ये इतना टेररिज्म है ये सब है तो मैं यहाँ पर बिलीव नहीं करूंगा। तो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर नॉट ओनली इंडियन डेमोक्रेसी, मैं कहूंगा टेररिज्म इज द चैलेंज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के लिए है। सो कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। सेकेंड वन है वो भी इससे जुड़ा हुआ ही है काफी कुछ, दैट इज लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जिससे कि नक्सलिज्म कहा जाता है साफ शब्दों में। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मतलब वो लोग जो किसी चीज के लिए विरोध कर रहे हैं, जिससे कि नक्सलिज्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले शुरू का टाइम था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब शुरू में तो नक्सलिज्म जो था वो इस बेस पे होता था कि वो लोग जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं, लैंड फार्मर जो है, ट्राइबल जो है मतलब जो आदिवासी लोग हैं, लैंड लेस फार्मर्स जो है जिनके पास फार्मर्स है लेकिन उनके पास कोई लैंड नहीं है, वो किसी मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। वहां पर भी ये लोग वायलेंस यूज करते थे। सो दैट्स व्हाई यहाँ वर्ड यूज हुआ है नक्सलिज्म, दैट इज वायलेंस वाला जो है। सो नक्सल जो आतंकवादियों की तरह ही होते हैं नक्सलिज्म, जो कि एक्चुअली क्या होता है ये लोग अपने राइट्स के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो राइट्स के लिए लड़ने का जो तरीका यूज कर रहे हैं दैट इज वायलेंस वाला तरीका। और मैंने आपको बताया वायलेंस वाला तरीका जो है वो एक क्राइम है, दैट्स व्हाई नक्सलिज्म इज आल्सो अ क्राइम, टेररिज्म, कम्युनिज्म इज, ये सारी चीजें क्या है क्राइम है। और इनके जो पहले मुद्दे तो ये होते थे कि चलो ट्राइबल पीपल की राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं किसी लैंडलेस फार्मर्स की राइट्स के लिए लड़ रहे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कुछ पीपल्स की इनजस्टिस हुआ है उनके लिए लड़ रहे, दैट्स ओके। वहां तक इनका जो नक्सलिज्म था वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड था। बट आज जैसे जैसे टाइम चेंज हो गया तो आज ये लोग क्या करते हैं, आज जो इंडियन आर्मी फोर्सेस है, जो आर्मी के जवान हैं, इन पुलिस फोर्सेस है, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज नॉट गुड थिंग ना। सो नक्सलिज्म है। फिर ये लोग क्या करते हैं, बस में कहीं कोई बस जा रही है
तो पूरी पूरी बस के ऊपर अटैक करते हैं, लोगों को मार देते हैं बंदूक से। सो नक्सलिज्म इस तरह से जब बढ़ेगा तो दैट इज नॉट अ क्राइम और उसे एक टेररिज्म की तरह ही देखा जाएगा। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो आज ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसके विरोध में, उसके अपोजिशन में ये सारी चीजें करते हैं। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जैसे नक्सलिज्म महाराष्ट्र में होता है, विदर्भ में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, राइट। और वैसे ही नक्सलिज्म अलग अलग, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ राज्य, मध्य प्रदेश के, बिहार के कुछ अलग अलग जिलों में है नक्सलिज्म बहुत ज्यादा, जो धीरे धीरे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर बहुत ताकत है, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस के कंटिन्यू जो कंबाइंड मिशंस चल रहे, जिससे नक्सलिज्म को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से। बट अभी जो है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो है नक्सलिज्म। मतलब पहले टेररिज्म है, उसके बाद नक्सलिज्म है, जहां पर दोनों वायलेंस के तरीके यूज कर रहे हैं। बिना वायलेंस के वो लोग क्या है, मूवमेंट्स कर सकते हैं, जो 4th चैप्टर में हमने देखा, और मूवमेंट्स के भी नतीजे होते हैं, पॉजिटिव नतीजे होते हैं, आपने तो खुद देखा है, मैंने आपको बताया है। बट यहाँ पर जो इन लोगों ने किया है वो क्या है, वायलेंस वाले तरीके यूज हो रहे, जहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, कि वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। इसके बाद आता है थर्ड, बट अगेन वेरी वेरी क्रूशियल टर्म ओवर हियर, दैट इज करप्शन। सो माय डियर फ्रेंड, करप्शन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडियन डेमोक्रेसी के सामने है। मैंने टेररिज्म की बात की, वो भी थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है। नक्सलिज्म जो यहाँ पे है उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट करप्शन जो है वो वैल्यू बेस्ड बात होती है। सो ये वैल्यू बेस्ड पोजीशन वाली बात है। यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, लेकिन उसे प्रॉपरली वे में फॉलो नहीं किया जाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कुछ काम कराना जाना है, आपको पैसे खिलाने पड़ते, ब्राइब देना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट करप्शन जिससे क्या होता है कि रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट वर्कर का जो है, मतलब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, पूरा रिड्यूस होते जा रहा है। इससे और एक चीज क्या होती है कि गवर्नमेंट की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के जो मतलब ऊपर के लेवल पे जो मिनिस्टर्स है, अगर वो कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, बट नीचे का पूरा स्टाफ जो है, वर्किंग ऑफिशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो भी है, जो उनके सपोर्टिव स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, अगर वो करप्ट है तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट की वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। तो ये भी करप्शन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा करप्शन होने से क्या हो जाता है, लोगों के अंदर डिस्ट्रक्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर सिस्टम ड्यू टू डिले इन गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। गवर्नमेंट वर्क डिले हो रहा है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विसेज है वो पूरी खराब हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है 1 ईयर में, बट जब वो 1 ईयर में कंप्लीट तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, और बिफोर आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाता है, वापस रोड पूरा खराब हो जाता है। मतलब उसमें क्या है, बहुत ही खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज होता है ड्यू टू करप्शन। क्योंकि 10 करोड़ रुपए अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर हुए, उसमें से 9 करोड़ इधर उधर सारे लोगों में बांट दिए करप्शन के कारण, तो 1 करोड़ में जो रोड बना है वहां पे बहुत खराब लेवल का, खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज होता है। सो दैट्स, उससे क्या होता है, डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। एंड देन करप्शन क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी बहुत बढ़ गया है। इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे इलेक्शन आते हैं, रोल ऑफ मनी, ब्लैक मनी का पूरा रोल मार्केट के अंदर शुरू हो जाता है। बोगस वोटिंग होती है। बोगस वोटिंग के लिए क्या है, लोग पैसे लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, ब्राइब फॉर द वोटर्स जो है वो पैसा लेकर बाद में वोटिंग करते हैं। तो करप्शन क्या है, वहां पर सिटीजन्स तक भी पहुंच गया है, क्योंकि सिटीजन्स पैसे ले भी रहे हैं और जो कैंडिडेट है वो पैसे दे भी रहे हैं। दोनों भी वे से अगर कम्युनिकेट हो रहा है तो करप्शन वहां पे पूरा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर घुस जाता है। बोगस वोटिंग के साथ साथ क्या होते हैं कि जो कैंडिडेचर है उन्हें भी पैसा खिलाकर, जो अच्छा कैंडिडेट है उसे कहा जाता है कि नहीं भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा तुझे दे रहे हैं, तू मत खड़े हो। तो इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से करप्शन के अंदर भी हो गया। देन आता है अगेन इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर, राइट, जहां पर इलेक्शन प्रोसेस हमने देखा था, राइट। तो उसके अंदर हमने एक और चीज देखी थी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वहां पे भी करप्शन का रोल बढ़ जाता है। जैसे ही क्रिमिनल्स जो है वो कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एरियाज में, उनके एरियाज में जितने वोटर्स हैं उन्हें डरा सकते हैं, उन्हें डराएंगे तो उससे क्या होगा, वहां पर भी वोटिंग पे भी इफेक्ट होता है
और साथ में लोगों का क्या है भरोसा, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो डेमोक्रेसी से हट जाता है, तो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेशन भी क्या करते धीरे धीरे बंद कर देते। तो बहुत बार ये ऐसे केसेस दिखाए जाते हैं, न्यूज में भी आप देख सकते हो, जहां पे क्या होता है वोटिंग के दिन लोग घूमने जाते हैं वोट डालने के बजाय। इसका मेन रीजन यही है कि करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसका इफेक्ट पड़ता है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेसी जो है उससे वीक होती है। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज करप्शन। देन फोर्थ वन दैट इज सोशल चैलेंजेस। बहुत सारे सोशल टॉपिक्स है, सोशल चैलेंजेस है जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को अगेन वीक करते हैं। तो वैसे बहुत सारे सोशल चैलेंजेस के अंदर सबसे पहला आता है दैट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। इंडिया की आज भी 40 to 45% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी है। सो उस पॉपुलेशन को मतलब उस पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर उनके पास जो है वो बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं होते, ना उनको रहने के लिए घर है, वो लोग किसी भी झोपड़ी में रहते, वो झोपड़ी भी इलीगल वो लोग किसी भी जगह पे बना देते। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटेड नहीं बनती, उनके पास पैसा नहीं है। और उनके पास पैसा ना होने का भी उनके बैक में हम लोग जब बैकवर्ड में एक और रीजन देखने जाएंगे, तो हमने जैसे देखा था लास्ट चैप्टर में लेबर मूवमेंट के अंदर हमने देखा था ना, तो वहां पे क्या था लेबर्स को जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं है ना उनके पास। परमानेंट अगर वर्क होगा तो उनके पास खाना रहना सारी सुविधाएं हो जाएगी। सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम के सोशल चैलेंजेस में जब मैंने पॉवर्टी बोला था उसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, दैट इज अगेन अ चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी की। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है इंडिया में कि लोगों के पास काम करने के लिए पैसा नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया स्वदेशी मूवमेंट ना नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में कि स्वदेशी मूवमेंट से क्या होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंडियन पीपल्स को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो धीरे धीरे पॉवर्टी जो है वो एबलिश होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, मनी भी जो है उसका भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जिससे क्या होता है अमीर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जाता है और गरीब जो है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जाता है। तो इससे क्या होता है गैप बिटवीन जो रिच एंड पुअर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगी यहाँ पर पूरी तरह से अनजस्टिस वाला इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, देन कम्स की कास्ट बेस्ड जो है वो बहुत सारे इश्यूज खड़े होते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पर कास्ट बेस्ड इशू खड़े होते हैं, फिर कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते, दंगे हो जाते छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर। कास्ट बेस्ड इशू को भी पूरी तरह से खत्म करना, ऐसे बहुत सारे सोशल चैलेंजेस भी है इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। जो बेसिकली जो बड़े बड़े सोशल चैलेंजेस मैंने देखे, मैंने आपको बताया दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड मनी। इसके बाद है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है। देन कास्ट बेस्ड इशू है, जो सारे के सारे अगर इश्यूज क्लियर होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, तो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है बहुत मजबूत होगी। सो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स टेकन बाय, मतलब क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए, वो देखते हैं अभी हम।